हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एक्सेल स्टडी में। और आज हम नेक्स्ट सीरीज़ लेके आए हैं एडिटोरिया करंट अफेयर्स का 70th बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए, जो 16 से 30 जून 2024 का है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला है कि वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 संस्करण में भारत को 146 देशों में से 129वां स्थान दिया गया है। और मुख्य बिंदु, वर्ष 2024 में सभी 146 देशों के लिए वैश्विक जेंडर गैप स्कोर 68.5% है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 0.1 अंक का सुधार है। इस दर से पूर्ण समानता तक पहुंचने में 134 साल लगेंगे। आइसलैंड 93.5% के साथ लगातार 15वें वर्ष विश्व का सबसे अधिक लैंगिक समानता वाला देश बना हुआ है, तथा इसके बाद शीर्ष 5 रैंकिंग में फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड तथा स्वीडन का स्थान है। विश्व में 146 देशों के सूचकांक में सूडान अंतिम स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 3 स्थान नीचे खिसक कर 145वें स्थान पर आ गया है। अब भारत का प्रदर्शन, भारत 146 देशों की वैश्विक रैंकिंग में 2 स्थान नीचे आकर वर्ष 2023 में 127वें स्थान से वर्ष 2024 में 129वें स्थान पर पहुँच गया है। अब है विभिन्न श्रेणियों में भारत की रैंकिंग। राजनीति सशक्तिकरण में 65, आर्थिक भागीदारी और अवसर में 142, शैक्षिक उपलब्धि में 112, स्वास्थ्य और जीवन रक्षा में 142। अब वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट क्या है? इसे विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। यह 4 प्रमुख आयामों में लैंगिक समानता का आकलन करता है: आर्थिक भागीदारी और अवसर, शिक्षा उपलब्धि, स्वास्थ्य और उत्तरजीविता और राजनीतिक सशक्तिकरण। यह वर्ष 2006 में स्थापना के बाद समय के साथ लैंगिक अंतरालों को समाप्त करने की दिशा में प्रगति को ट्रैक करता है। नेक्स्ट है बाल पोषण रिपोर्ट 2024। हाल में ही यूनिसेफ ने बाल खाद्य गरीबी रिपोर्ट शीर्षक से बाल पोषण रिपोर्ट 2024 जारी की है। यूनिसेफ बाल खाद्य गरीबी को प्रारंभिक बचपन जीवन के पहले 5 वर्षों में पौष्टिक और विविध आहार तक पहुँचने और उपभोग करने में बच्चों की असमर्थता के रूप में परिभाषित करता है। यह विश्व भर में 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक 4 बच्चों में से लगभग 27% बच्चे या 181 मिलियन गंभीर खाद्य गरीबी का सामना कर रहा है। दक्षिण एशिया और उप सहारा अफ्रीका में गंभीर बाल खाद्य गरीबी में रहने वाले 181 मिलियन बच्चों में से 2/3 यानी 68% से अधिक बच्चे रहते हैं। भारत के 40% बच्चे गंभीर खाद्य अभाव का सामना कर रहे हैं। कारण बढ़ती असमानता, संघर्ष, जलवायु संकट के साथ ही बढ़ती खाद्य कीमतें, अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों की अधिकता, हानिकारक खाद्य विपणन रणनीतियाँ और बच्चों का भोजन देने में इसकी खराब प्रथाएं। प्रमुख सिफारिशें क्या हैं? बाल खाद्य गरीबी उन्मूलन को नीतिगत अनिवार्यता के रूप में स्थापित करना, पौष्टिक और स्वस्थ भोजन को छोटे बच्चे के लिए सुलभ, किफ़ायती और वांछनीय विकल्प बनाने के लिए खाद्य प्रणालियों में परिवर्तन लाना, CFP की गंभीरता का आकलन करने के लिए डेटा प्रणाली को मजबूत करना। अब हमारा नेक्स्ट है हाइड्रोन परियोजना। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष आधारित इंटरनेट के लिए अपना स्वयं का उपग्रह नेटवर्क विकसित करने हेतु हाइड्रोन परियोजना की घोषणा की है। अब हाइड्रोन परियोजना, इसका फुल फॉर्म है हाई थ्रोटपुट ऑप्टिकल नेटवर्क डेमोन्स्ट्रेशन सिस्टम। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA का उच्च थ्रूपुट ऑप्टिकल नेटवर्क हाइड्रोन अंतरिक्ष में ऑप्टिकल लेजर आधारित संचार अवसंरचना का उपयोग करके पृथ्वी पर उपयोग के लिए विशेषकर दूर दराज के क्षेत्रों में पेटाबाइट्स डेटा रिले करने का इरादा रखता है। यह अत्यधिक उन्नत दूर संचार क्षमता को सक्षम करने के लिए मौजूदा रेडियो आवृत्ति चैनलों का पूरक होगा। हाइड्रोन का लक्ष्य अंतरिक्ष में टेराबिट प्रति सेकेंड क्षमता पर दुनिया का पहला ऑप्टिकल मल्टी ऑर्बिट परिवहन नेटवर्क प्रदर्शित करना है, जो स्थलीय फाइबर आधारित नेटवर्क को अंतरिक्ष में निर्बाध रूप से विस्तारित करेगा। दूसरे शब्दों में हाइड्रोन आकाश में फाइबर और क्लाउड से परे इंटरनेट का प्रदर्शन करेगा। अब इसका महत्व क्या है? 2030 तक डेटा की मांग में औसतन लगभग 500% की वृद्धि होने का अनुमान है। बढ़ती डेटा आवश्यकताओं की मांग को पूरा करने में हाइड्रोन सहायक साबित हो सकता है। ऑप्टिकल संचार प्रौद्योगिकी में पारंपरिक रेडियो आवृत्ति प्रणाली द्वारा उत्पन्न बाधाओं को कम करने की क्षमता है। ब्रॉडबैंड की कमी वाले दूर दराज के क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच उपलब्ध कराना। ESA ने 2027 और 2029 के बीच हाइड्रोन के चरणबद्ध प्रक्षेपण की योजना बनाई है। अब नेक्स्ट है नागास्त्र 1। भारतीय सेना ने अपने पहले स्वदेशी मानव पोर्टेबल आत्मघाती ड्रोन के रूप में इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL द्वारा डिज़ाइन किया गया नागास्त्र लाइटिंग म्यूनेशन को एकीकृत किया है।
अब है मुख्य बिंदु सटीक हमला। यह 2 मीटर के दायरे में जीपीएस निर्देशित परिशुद्धता के साथ दुश्मन के ठिकानों को मार गिरा सकता है। स्वदेशी विकास। नागास्त्र 1 को पूरी तरह से भारत में डिजाइन और विकसित किया गया है, जिसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री है। रक्षा आत्मनिर्भरता। ये ड्रोन दुश्मन के प्रशिक्षण शिविरों और घुसपैठियों के खिलाफ सेना को सटीक हमला करने की क्षमता को बढ़ाता है तथा इनका लक्ष्य आयात पर निर्भरता कम करना और रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना है। ऑपरेशन रेंज। इस ड्रोन की ऑपरेशनल रेंज 15 किलोमीटर है और जबकि ऑटोनोमस मोड में 30 किलोमीटर है। अब नोट है लाइटिंग म्यूनिशन। किसी लक्ष्य के ऊपर चक्कर लगा सकते हैं और हमला करने के लिए समय का इंतजार कर सकते हैं। नागपुर सोलर इंडस्ट्री की इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड EEL नामक कंपनी इस ड्रोन को विकसित किया है। अब नेक्स्ट है विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति रिपोर्ट। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति 2024 रिपोर्ट जारी किया गया। मुख्य बिंदु वैश्विक उत्पादन। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि उत्पादन 2022 में 223.2 मिलियन टन के नए उच्च स्तर पर पहुंच गया है। जलीय जीव 185.4 मिलियन टन, शैवाल 37.8 मिलियन टन, जलीय कृषि उत्पादन 130.9 मिलियन टन, मत्स्य पालन 92.3 मिलियन टन। क्षेत्रवार जलीय पशु उत्पादन एशिया में 70%, यूरोप में 9%, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन में 9%, अफ्रीका 7% और उत्तरी अमेरिका 3% और ओसेनिया 1%। जलीय जीवों के मुख्य उत्पादक देश चाइना 36%, इंडिया 8% और इंडोनेशिया 7%। यानी कि जलीय जीवों के मुख्य उत्पादक देश में चाइना नंबर 1 पे है, सेकंड में इंडिया और थर्ड में इंडोनेशिया है। रोजगार। प्राथमिक उत्पादन में कार्यरत लोग 61.8 मिलियन। क्षेत्रों के अनुसार श्रमिक। मत्स्य पालन 54%, जलीय कृषि 36%, क्षेत्र निर्दिष्ट नहीं 10%। अब भारत की स्थिति। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है और चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा जलीय कृषि उत्पादक देश है। मछली उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पर तथा इंडोनेशिया दूसरे स्थान पर है। भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में 175.45 लाख टन का रिकॉर्ड मछली उत्पादन किया है, जो वैश्विक उत्पादन का 8% है। यह देश के सकल मूल्य वर्धन GVA में लगभग 1.09% और कृषि GVA में 6.72% से अधिक का योगदान देता है। यह क्षेत्र देश में 28 मिलियन से अधिक लोगों की आजीविका का समर्थन करता है। विश्व मत्स्य पालन और जलीय कृषि की स्थिति। सोफिया AFO की एक प्रमुख रिपोर्ट है, सोफिया FAO की प्रमुख रिपोर्ट है जो वैश्विक मत्स्य स्टॉक की स्थिति और स्वास्थ्य के साथ साथ वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर मत्स्य पालन और जलीय कृषि के रुझानों का विश्लेषण करती है। अब नेक्स्ट में है सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024। सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024, जिसमें सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कदाचार और संगठित धोखाधड़ी के लिए 5 साल तक की कैद और 1 करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने 21 जून से इसे लागू करने के लिए अधिसूचित किया है। अब इसके प्रमुख प्रावधान। इसमें न्यूनतम 3 साल तक की जेल अवधि का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर 5 साल तक किया जा सकता है। इसमें शामिल व्यक्ति के लिए 10 लाख रुपये तक की जुर्माना का प्रावधान है। परीक्षा अधिकारियों या सेवा प्रदाताओं द्वारा संगठित अपराध करने पर न्यूनतम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 1 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अधिनियम के तहत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती हैं, जो अपराधियों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करती है। प्रयोज्यता UPSC, SSC, RRB, IBPS NTA द्वारा आयोजित केंद्रीय भर्ती और प्रवेश परीक्षाओं को कवर करता है। आवश्यकता क्यों है? 2016 से 2023 तक पेपर लीक से 1.5 करोड़ से अधिक छात्र प्रभावित हुए हैं और इस अवधि के दौरान 70 से अधिक मामले सामने आए हैं। इसके पूर्व केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा आयोजित सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित व्यवहार को संबोधित करने के लिए कोई विशिष्ट कानून नहीं है। अब नेक्स्ट है रूस उत्तर कोरिया समझौता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हालिया प्योंगयांग यात्रा एक ऐतिहासिक समझौते के साथ संपन्न हुई। रूस और उत्तर कोरिया के बीच यदि दोनों में से कोई भी सशस्त्र आक्रमण का सामना करता है तो तत्काल सैन्य सहायता के लिए समझौता हुआ है। अब संधि की मुख्य विशेषताएं। संधि या समझौते के अनुच्छेद 4 के अनुसार यदि किसी एक पक्ष को किसी एक राज्य या कई राज्यों द्वारा सशस्त्र आक्रमण के कारण युद्ध की स्थिति में डाला जाता है तो दूसरा पक्ष संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 और DPR के उत्तर कोरिया और रूसी संघ के कानूनों के अनुसार बिना किसी देरी के अपने पास मौजूद सभी साधनों के साथ सैन्य और अन्य सहायता प्रदान करेगा। यह समझौता 1961 की रूस उत्तर कोरिया मैत्री सहयोग और पारस्परिक सहायता संधि की याद दिलाता है। अब क्षेत्रीय चिंताएं।
दक्षिण कोरिया और जापान के लिए इस संधि को प्रत्यक्ष खतरा माना जा सकता है। दोनों देश लंबे समय से उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम और सैन्य शक्ति को लेकर चिंतित हैं। अब शक्ति संतुलन, इसके जवाब में दक्षिण कोरिया और जापान दोनों संभवतः संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अपने गठबंधन को मजबूत करेंगे। प्रोत्साहन, यह समझौता अन्यत्र भी इसी तरह की साझेदारी को प्रोत्साहित कर सकता है, खासकर ईरान के साथ। चीन की दुविधा, यह संधि एशिया में पश्चिम विरोधी ताकत को मजबूत करती है। चीन उत्तर कोरिया के साथ रूस के बढ़ते सैन्य सहयोग से सावधान रहेगा, जो प्योंगयांग पर उसके लगभग अन्य भू राजनीतिक प्रभाव को कमजोर कर सकता है। और नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक के अनुसार भारत को सूचकांक में शामिल 120 देशों में से 63वां स्थान मिला है। विगत वर्ष भारत 67वें स्थान पर था। अब इसका मुख्य बिंदु, रैंकिंग में यूरोपीय देश शीर्ष पर हैं, स्वीडन शीर्ष पर है, उसके बाद डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड और फ्रांस का स्थान है। विश्व आर्थिक मंच ने स्वच्छ ऊर्जा अवसंरचना में भारत द्वारा की गई प्रगति की सराहना की है, जहां नवीकरणीय ऊर्जा और बायोमास इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता का 42% हिस्सा है, जिससे भारत विश्व का चौथा सबसे बड़ा नवीकरणीय बाजार बन गया है। भारत और चीन जैसी घनी आबादी वाले देशों सहित उभरते और विकासशील एशिया ने पिछले दशक में ऊर्जा संक्रमण सूचकांक स्कोर में 8% सुधार दिखाया है। 8 देशों ने वर्ष 2022 में शुद्ध शून्य उत्सर्जन हासिल किया, जिसमें भूटान, कोमोरस, गेबोन, गुयाना, मेडागास्कर, न्यू गिनी, पनामा और सूरीनाम शामिल हैं। अब ऊर्जा संक्रमण सूचकांक क्या है, इसको देखते हैं। इसे विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह एक न्यायसंगत, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भविष्य के निर्माण के लिए दुनिया भर में चयनित देशों की प्रगति और तैयारियों को ट्रैक करता है। अब नेक्स्ट है दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेल पुल पर सफल ट्रायल रन। हाल में ही भारतीय रेलवे ने जम्मू कश्मीर में दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर 8 कोच वाली मेमू ट्रेन के सफल ट्रायल रन के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। प्रमुख बिंदु में यह चिनाब नदी से 359 मीटर लगभग 1178 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो पेरिस के एफिल टावर की ऊंचाई से भी लगभग 35 मीटर अधिक है। यह 1.3 किलोमीटर लंबा पुल जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच स्थित है। यह ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। इस पुल की अवधि 120 वर्ष तथा इसे 266 किलोमीटर प्रति घंटे तेज तक की तेज हवा की गति को रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। अब चिनाब नदी की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से होती है। चिनाब नदी का उपयोग बड़े पैमाने पर जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है और इस पर जल विद्युत परियोजनाओं में बगलीहार जल विद्युत परियोजना, सलाल एवं दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना, रतले एवं पाकलदुल जल विद्युत संयंत्र, किरू और किश्तवाड़ जल विद्युत परियोजना। इसकी कुल लंबाई लगभग 974 किलोमीटर है। जम्मू के पास झेलम नदी से मिलने के बाद चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी सतलुज में मिल जाती है। अब इसकी सहायक नदी चिनाब की म्यार नाला, सोहल, थिरोट, भूत नाला आदि। अब हमारा नेक्स्ट है भारत बांग्लादेश संबंध। हाल में ही भारत ने बांग्लादेश में तीस्ता नदी के संरक्षण में अपनी रुचि का संकेत दिया। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 21 से 22 जून 2024 को भारत की राजकीय यात्रा पर आई हुई थी। प्रमुख घोषणाएं, बांग्लादेश नागरिकों को इलाज के लिए ई-मेडिकल वीज़ा सुविधा, परिवहन में भारत भूटान सीमा पर गेदे दर्शना से चिलाहाटी हल्दीबारा होते हुए हासीमारा तक डलगांव रेल हेड के माध्यम से मालगाड़ी सेवा, ऊर्जा सहयोग में कटिहार पार्वतीपुर बोरनगर के बीच 765 kV उच्च क्षमता वाले इंटर कनेक्शन ग्रिड कनेक्टिविटी, नदी जल बंटवारा 1996 की गंगा जल बंटवारा संधि के नवीकरण के लिए चर्चा शुरू करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति का गठन, आपसी सहमति से तय समय सीमा के भीतर भारतीय सहायता से बांग्लादेश के अंदर तीस्ता नदी के संरक्षण और प्रबंधन का काम किया जाएगा। राजशाही व कोलकाता के बीच नई ट्रेन सेवा, चट्टगांव और कोलकाता के बीच बस सेवा, नेपाल से 45 मेगावाट बिजली भारत के जरिए बांग्लादेश को प्रदान किया जाएगा। बांग्लादेश भारतीय UPI को अपनाएगा। भारत के सहयोग से बांग्लादेशी सेना को अत्याधुनिक बनाया जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिकी संसद, भारत में दलाई लामा से मिले, चीन नाराज। हाल में ही कुछ प्रभावशाली अमेरिकी संसद का एक दल ने भारत के धर्मशाला में दलाई लामा से मुलाकात की है। चीन ने दलाई लामा को अलगाववादी बताते हुए अमेरिकी संसद से उनसे न मिलने की अपील की थी। अब इसका मुख्य बिंदु, 7 अमेरिकी सांसदों के इस दल में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों पक्षों के सांसद हैं। दल की अध्यक्षता माइकल मैककॉल ने किया था तथा इस दल में हाउस की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी भी थी। हाल में ही अमेरिकी कांग्रेस ने एक विधेयक पारित किया जिसमें बीजिंग से तिब्बत की स्थिति और शासन पर विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने के लिए दलाई लामा अन्य तिब्बती नेताओं के साथ पुनः संपर्क करने का आग्रह किया गया था। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने
तिब्बत चीन विवाद समाधान अधिनियम को बढ़ावा देने वाला विधेयक पारित कर दिया, जिसे तिब्बत समाधान अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह विधेयक बीजिंग के इस रुख को खारिज करता है कि तिब्बत प्राचीन काल से ही चीन का हिस्सा रहा है। आग्रह करता है कि वह तिब्बत के इतिहास, तिब्बती लोगों और दलाई लामा सहित तिब्बती संस्थाओं के बारे में गलत सूचना का प्रचार बंद करें। चीन की नाराजगी का कारण दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म गेलुंग संप्रदाय के धर्म गुरु की उपाधि हैं। मौजूदा दलाई लामा को 14वां दलाई लामा माना जाता है। 1959 में वह चीनी शासक के खिलाफ की गई एक बगावत के असफल होने के बाद हिमालय के रास्ते अपने अनुयायियों के साथ भारत आ गए थे। भारत उन्हें और कई तिब्बतियों को शरण दिया। उनका मुख्यालय हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में है। भारत सरकार आधिकारिक तौर पर तिब्बत को चीन का हिस्सा मानती है। चीन का मानना है कि दलाई लामा कोई विशुद्ध धार्मिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो एक राजनीतिक निर्वासित व्यक्ति है जो धर्म की आड़ में चीन विरोधी अलगाववादी गतिविधियों में संलिप्त है। अब नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयारी सूचकांक। हाल में ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जारी 2024 के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तैयारी सूचकांक AIPI में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को अपनाने और एकीकृत करने के लिए 174 देशों की तत्परता का मूल्यांकन किया गया है, जिसकी मुख्य विशेषता है मूल्यांकन का जो मानदंड है, इसमें 4 प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं। पहला है डिजिटल अवसंरचना, दूसरा है मानव पूंजी श्रम बाजार नीति, तीसरा है नवाचार और आर्थिक एकीकरण, चौथा है विनियमन और नैतिकता। फिर है देश वर्गीकरण। सूचकांक देशों को 3 समूहों में वर्गीकृत करता है: उन्नत अर्थव्यवस्थाएं AE, उभरती बाजार अर्थव्यवस्था EM और निम्न आय वाले देश LIC। शीर्ष प्रदर्शनकर्ता में सिंगापुर 0.80 के साथ, डेनमार्क सेकंड नंबर पे 0.78 के साथ और USA थर्ड नंबर पे 0.77 के साथ। भारत को 0.49 रेटिंग के साथ EM की श्रेणी में रखा गया है। कुल 174 देशों में भारत 72वें स्थान पर है, जबकि चीन 0.63 के साथ 31वें, श्रीलंका 0.43 के साथ 92वें और बांग्लादेश 0.38 के साथ 113वें स्थान पर है। अब सरकार के पहल। इंडिया AI मिशन। भारत में AI बनाना और भारत के लिए AI को कारगर बनाने के दृष्टिकोण को सफल बनाने के उद्देश्य से सरकार ने मार्च में 10,371.92 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय के साथ इंडिया AI मिशन को मंजूरी दी थी। इंडिया AI मिशन का उद्देश्य AI नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दूरसंचार अधिनियम 2023। हाल में ही केंद्र सरकार ने दूरसंचार अधिनियम 2023 की धारा 1, 2, 10 से 30, 42 से 44, 46, 47, 50 से 58, 61 और 62 को लागू करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना जारी की। अब दूरसंचार अधिनियम 2023। दूरसंचार अधिनियम 2023 भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885, भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम 1933 और टेलीग्राफ अधिनियम 1950 पर आधारित दूरसंचार क्षेत्रों के लिए मौजूदा और पुराने नियामक ढांचे का स्थान लेता है। इसमें प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार दूरसंचार संबंधी गतिविधियों के लिए प्राधिकरण प्रदान करेगी और स्पेक्ट्रम आवंटित करेगी। सरकार के पास सार्वजनिक सुरक्षा या आपातकाल से संबंधित निर्दिष्ट आधारों पर संदेशों को रोकने, उनकी निगरानी करने या ब्लॉक करने की शक्ति है। दूरसंचार स्पेक्ट्रम उपयोगकर्ता आदि जैसे विभिन्न शब्दावलियों को परिभाषित करना, जिससे अनिश्चितताएं कम होगी और निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और व्यापार करने में आसानी होगी। यह अधिनियम सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि के दायरे का विस्तार करता है, जिसमें वंचित ग्रामीण, दूरस्थ और शहरी क्षेत्रों में सार्वभौमिक सेवाओं का समर्थन करता है। यह अधिनियम नव प्रवर्तन और प्रौद्योगिकी के प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए विनियामक सैंडबॉक्स हेतु कानूनी ढांचा भी प्रदान करता है। यह अधिनियम उपयोगकर्ता को अवांछित वाणिज्यिक संचार से बचाने के लिए शिकायत निवारण तंत्र बनाता है। अब इसकी विशेषताएं। इसमें नियमों का उल्लंघन तथा अपराध के आधार पर 3 साल तक की जेल के साथ 50 लाख तक के जुर्माने का प्रावधान है। एक पहचान पत्र पर 9 से ज़्यादा सिम होने पर 50,000 का जुर्माना, दोबारा यही काम करने पर 2 लाख तक का जुर्माना करने का प्रावधान है। अब नेक्स्ट है हमारा विश्व ड्रग रिपोर्ट 2024। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय UNODC ने विश्व मादक पदार्थ दिवस पर रिपोर्ट जारी की। अब इसके मुख्य बिंदु। 2022 में नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 292 मिलियन हो गई है, जो 10 वर्षों में 20% की वृद्धि है। नशीली दवाओं का उत्पादन और तस्करी अस्थिरता और असमानता को बढ़ा रही है, जिससे स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। कैनबिस सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली दवा बनी हुई है, 228 मिलियन उपयोग करता है इसके बाद
ओपिओइड जिसके 60 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, एम्फेटेमिन जिसके 30 मिलियन उपयोगकर्ता हैं, कोकीन जिसका 23 मिलियन उपयोगकर्ता है और एक्सटेसी जिसका 20 मिलियन उपयोगकर्ता है का स्थान है। दुनिया भर में अनुमानित 64 मिलियन लोग नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित हैं, लेकिन प्रत्येक 11 में से केवल एक ही व्यक्ति को उपचार मिल पाता है। महिलाएं विशेष रूप से वंचित हैं। नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित हर 18 में से केवल एक महिला को ही उपचार मिल पाता है। मादक पदार्थों पर तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उठाए गए कदम। नार्को समन्वयन केंद्र वर्ष 2019 में केंद्रीय और राज्य ड्रग कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर सामंजस्य और तालमेल के लिए 4 स्तरीय NCOID तंत्र को मजबूत किया गया था। अब संयुक्त समन्वय समिति JCC का गठन, NCB कैडर का पुनर्गठन, सिम्स पोर्टल, जब्त नशीले पदार्थों का निपटान, समुद्री मार्ग से तस्करी रोकने के लिए विशेष अभियान और जन जागरूकता अभियान। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प नगरी का दर्जा। अब हाल में ही श्रीनगर विश्व शिल्प परिषद WCC द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया है। 3 वर्ष पूर्व इसे शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क UCCN के हिस्से के रूप में नामित किया गया था। अब इसके प्रमुख बिंदु क्या हैं? जयपुर, मल्लमपुरम और मैसूर को पहले ही विश्व शिल्प शहरों के रूप में मान्यता मिल चुकी है। कागज़ की लुगदी, अखरोट की लकड़ी पर नक्काशी, कालीन, सोजनी कढ़ाई तथा पश्मीना और काली शॉल श्रीनगर के कुछ शिल्प हैं। अब इसका महत्व क्या है? महत्व है अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा। यह मान्यता वैश्विक मंच पर शहर की स्थिति को बढ़ाती है तथा शिल्प के लिए उत्कृष्टता के केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाती हैं। और कारीगरों को समर्थन, इससे श्रीनगर में स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा, जो कि यहाँ 60,000 से अधिक लोग शिल्प कलाओं से जुड़े हुए हैं। अब आर्थिक लाभ क्या है? यह मान्यता पर्यटकों, निवेशकों और प्रमाणिक शिल्प में रुचि रखने वाले ग्राहकों को आकर्षित करके स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। शहरों को शिल्प कौशल, सांस्कृतिक विरासत और टिकाऊ प्रथाओं के प्रति उनके प्रतिबद्धता के आधार पर प्रतिष्ठित विश्व शिल्प नगरी का दर्जा दिया जाता है। शिल्प की समृद्ध परंपरा और कुशल कारीगर, शिल्प प्रथाओं में नवीनता और रचनात्मकता, सदियों पुरानी प्रथाओं का पालन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विश्व निवेश रिपोर्ट 2024। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 प्रकाशित की गई है। अब रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। वैश्विक संदर्भ, आर्थिक मंदी और बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण 2023 में वैश्विक प्रत्यक्ष निवेश FDI 2% से घटकर $1.3 मिलियन हो गया है। विकासशील देशों में FDI प्रवाह 7% से गिरकर $867 बिलियन रह गया है। शीर्ष 20 मेजबान अर्थव्यवस्थाओं में सबसे बड़ी गिरावट फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, चीन, अमेरिका और भारत में दर्ज की गई है। भारतीय संदर्भ, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह 2022 के 49.30 अरब डॉलर से घटकर 2023 में 28.1 अरब डॉलर रहने की संभावना है। भारत 2023 में विश्व निवेश रैंकिंग में 7 पायदान नीचे खिसक कर 15वें स्थान पर आ सकता है। RBI के अनुसार भारत में शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश वित्तीय वर्ष 2023-24 में 22.14% से घटकर $10.6 बिलियन रह गया, जो पिछले वर्ष $28 मिलियन था। अब है विश्व निवेश रिपोर्ट। यह विश्व भर में क्षेत्रीय और देश स्तर पर FDI के रुझानों और उपयोग में इसके योगदान को बेहतर बनाने के लिए उभरते उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। अब संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, यह 1964 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित एक अंतर सरकारीय निकाय है जिसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है और कुल सदस्य देशों की संख्या 195 है। नेक्स्ट हमारा है डाकघर अधिनियम 2023। डाकघर अधिनियम 2023 का कार्यान्वयन 18 जून 2024 से प्रभावी होगा। इसके अधिनियमों का उद्देश्य भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को रद्द करना और भारत में डाकघरों से संबंधित कानूनों को समेकित और संशोधित करना था। इसकी मुख्य विशेषताएं, इस अधिनियम का उद्देश्य नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं और सरकारी योजनाओं के लाभों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना है। यह अधिनियम व्यवसाय करने में आसानी और जीवन यापन में आसानी बढ़ाने के लिए पत्रों के संग्रहण, प्रसंस्करण और वितरण के विशेषाधिकारों जैसे प्रावधानों को समाप्त कर देता है। अधिनियम में कोई दंडात्मक प्रावधान निर्धारित नहीं किया गया है। यह वस्तु के पते, पता पहचानकर्ताओं और पोस्ट कोड के उपयोग के लिए मानक निर्धारित करने हेतु एक रूपरेखा प्रदान करता है। डाक सेवाएं संविधान की संघ सूची के अंतर्गत आती हैं। अब नेक्स्ट है हमारा विश्व का पहला एशियन किंग वल्चर संरक्षण केंद्र। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। जो इसका मुख्य बिंदु है, केंद्र का नाम इसका
जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र है। यह केंद्र लुप्तप्राय प्रजातियों की आबादी में सुधार करेगा जो वर्ष 2007 से अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की लुप्तप्राय सूची में दर्ज हैं। एशियाई किंग गिद्ध, एशियाई राज गिद्ध को लाल सिर वाले गिद्ध के नाम से भी जाना जाता है। यह गिद्ध पूरे भारत में पाए जाते थे। हालांकि एशियाई किंग गिद्ध आवासों के नष्ट होने और घरेलू पशुओं में डाइक्लोफेनाक दवा के अत्यधिक उपयोग के कारण खतरे में है। अब IUCN संरक्षण की जो स्थिति है, तो IUCN रेड लिस्ट गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची के अंतर्गत इसको रखा गया है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसूची 1 के अंतर्गत इसको रखा गया है। संरक्षण केंद्र का लक्ष्य गिद्धों के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना और उसकी आबादी को बढ़ाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट IEU ने वैश्विक स्तर पर 173 शहरों का मूल्यांकन करते हुए अपने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स प्रकाशित किया है, जिसका मुख्य बिंदु में 173 शहरों में समग्र लिवेबिलिटी स्कोर में मामूली सुधार हुआ है। औसत स्कोर 100 से 76.1 तक बढ़ गया है, जो दुनिया भर में शहरी निवासियों के लिए जीवन की गुणवत्ता में मामूली वृद्धि दर्शाता है। लगातार तीसरे वर्ष वियना ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। कोपेनहेगन डेनमार्क द्वितीय स्थान तथा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। अब भारतीय शहर रिपोर्ट में 5 भारतीय शहरों को शामिल किया गया है। दिल्ली और मुंबई 100 में से 60.2 अंकों के साथ 141वें स्थान पर है। सबसे कम रहने योग्य शहर में मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीका और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्रों में है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन। स्विट्जरलैंड में यूक्रेन में शांति पर 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन रूस यूक्रेन युद्ध की समाप्ति की आशा के साथ संपन्न हुआ। इसके मुख्य बिंदु में शिखर सम्मेलन में 80 देशों से अधिक देशों ने भाग लिया और शांति ढांचे पर संयुक्त विज्ञप्ति का समर्थन किया। यह दस्तावेज रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते करने के लिए सामूहिक सहमति और सिफारिशों को रेखांकित करता है। इस घोषणा में सभी युद्धबंदियों की रिहाई के साथ सभी निर्वासित और अवैध रूस से विस्थापित यूक्रेनी बच्चों और नागरिकों की पुनर्वासी पर बल दिया गया। भारत, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मैक्सिको और UAE ने विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर नहीं किए। चीन ने इस सम्मेलन के आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। भारत का रुख, भारत ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया लेकिन अंतिम दस्तावेज का समर्थन नहीं करने का फैसला किया। भारत का रुख इस विश्वास पर आधारित है कि किसी भी शांति प्रस्ताव को टिकाऊ होने के लिए रूस और यूक्रेन दोनों को स्वीकार होना चाहिए। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अमेरिका ने केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी घोषित किया। हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने केन्या को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। अब इसके प्रमुख बिंदु में से प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है। इसके प्रमुख बिंदु में प्रमुख गैर नाटो सहयोगी MNNA का दर्जा अमेरिकी कानून के तहत एक पदनाम है जो विदेशी भागीदारी को रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोगों के कुछ क्षेत्रों में लाभ प्रदान करता है। अब है MNNA का दर्जा सैन्य और आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है, लेकिन यह नामित देशों के लिए किसी भी सुरक्षा प्रतिबद्धता को शामिल नहीं करता है। अब नाटो क्या है? 1949 में उत्तरी अटलांटिक संधि द्वारा गठित एक राजनीतिक और सैन्य गठबंधन है जिसमें 32 सदस्य देश शामिल हैं। केन्या पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। इसका भूभाग हिंद महासागर के निचले तटीय मैदान में स्थित है। UN हैबिटेट का मुख्यालय केन्या के नैरोबी स्थित संयुक्त राष्ट्र कार्यालय में है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वनाग्नि का पता लगाने के लिए पहली उन्नत AI प्रणाली। महाराष्ट्र के पेंच टाइगर रिजर्व ने जंगल की आग का शीघ्र पता लगाने के लिए पहली उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI प्रणाली शुरू की है, जिसकी मुख्य विशेषता में इस प्रणाली में 15 किलोमीटर की दृश्य सीमा वाला उच्च रिजोल्यूशन कैमरा है जो बाघ रिजर्व के 350 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को कवर करता है। 15 वाणिज्यिक उपग्रह सेवाओं को प्रणाली में एकीकृत किया गया है जो 3 मिनट के भीतर जंगल की आग की वास्तविक समय चेतावनी प्रदान करती है। अब है पेंच टाइगर रिजर्व। यह अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में सतपुरा पहाड़ियों के दक्षिणी छोर पर स्थित है। इसका नाम पेंच नदी के नाम पर रखा गया है जो रिजर्व से होकर उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। ऐसा माना जाता है कि रिजर्व के आसपास का क्षेत्र रुडयार्ड किपलिंग की प्रसिद्ध कीर्ति द जंगल बुक के वास्तविक प्रेरणा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिहार की विशेष राज्य का दर्जा की मांग। बिहार ने केंद्र द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा दिए जाने की राज्य की लंबे अरसे से चली जा रही मांग को दोहराया है, जिससे राज्य को केंद्र से मिलने वाले कर राजस्व की मात्रा में वृद्धि होगी। बिहार मंत्रिमंडल ने पिछले साल के अंत में राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा का मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। अब विशेष श्रेणी का दर्जा क्या है?
विशेष श्रेणी का दर्जा 5वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर 1969 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य उन राज्यों की सहायता करना था जिसकी अपनी भौगोलिक, सामाजिक या आर्थिक स्थिति की दृष्टि से वंचित है, ताकि वे अन्य अधिक विकसित भारतीय राज्यों की बराबरी में अपनी स्थिति को सुधार कर सकें। पहाड़ी भूभाग और बड़ी जनजातीय आबादी जैसे मानदंड किसी राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिलाने का हकदार बना सकते हैं। जिस राज्य को विशेष श्रेणी का दर्जा दिया जाता है वह केंद्र से अधिक धनराशि प्राप्त करने में सक्षम होगा तथा विभिन्न कर संबंधी रियायतों का भी आनंद ले सकेगा। उदाहरण स्वरूप विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्य केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्र से 90% धनराशि प्राप्त करता है, जबकि अन्य राज्यों को केवल केंद्र से 60 से 80% तक की धनराशि ही प्राप्त होती है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त करने वाले राज्य जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड समेत अन्य 6 राज्यों को विशेष दर्जा दिया गया है। इस प्रकार 28 में से 11 या 1/3 से ज़्यादा राज्यों से पहले से ही विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। अब बिहार विशेष श्रेणी का दर्जा क्यों मांग कर रहा है? बिहार जाति आधारित सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 94 लाख गरीब परिवारों के कल्याण के लिए 5 वर्षों में अतिरिक्त 2.5 लाख करोड़ राशि की आवश्यकता होगी। राज्य की लगभग 1/3 आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते हैं। अब इसका प्रति व्यक्ति आय, बिहार के वर्तमान मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय 59,637 रुपये का अनुमान है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, जो देश में सबसे कम है और राज्य के कई मानव विकास संकेतकों में भी राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं। अब विभाजन, राज्य के विभाजन के कारण उद्योगों का स्थानांतरण झारखंड में हो जाने से बिहार का राजस्व तथा रोजगार सृजन क्षमता का नकारात्मक रूप से प्रभाव पड़ा है। प्राकृतिक आपदाएं, सिंचाई के लिए अपर्याप्त जल संसाधनों की कमी तथा प्राकृतिक आपदाओं की बारंबारता ने बिहार राज्य की राजकोषीय स्थिति को भी प्रभावित किया है। बुनियादी ढांचे का अभाव, 2013 में केंद्र द्वारा गठित रघुरामजी राजन समिति ने बिहार को सबसे कम विकसित श्रेणी में रखा था। अब इसमें चुनौतियां क्या हैं? केंद्र सरकार का प्रतिरोध, केंद्र पर बढ़ते वित्तीय बोझ के कारण विशेष दर्जा देने में अनिच्छुक रही है। राज्यों में प्रतिस्पर्धा, केंद्र को यह डर है कि कुछ राज्यों को विशेष श्रेणी का दर्जा देने से अन्य राज्य भी केंद्र से यही मांग करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। कर हस्तांतरण में वृद्धि, 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद राज्यों को करों का हस्तांतरण कुल विभाजन पूल के 32% से बढ़ा के 42% तक कर दिया गया है, जिससे विशेष दर्ज का औचित्य कम हो गया है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है गठबंधन सरकार। 2024 के चुनाव तक भारत में 21 साल तक गठबंधन सरकारें चल रही थी। फिच वित्तीय एजेंसी के अनुसार गठबंधन की राजनीति और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के लिए कमजोर जनादेश के कारण सुधार एजेंडे के ज़्यादा महत्वाकांक्षी हिस्सों पर कानून पारित करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। अब गठबंधन सरकार क्या है? जब 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो उसे गठबंधन सरकार कहा जाता है। गठबंधन सरकारों में नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए विभिन्न दलों के बीच बातचीत और समझौता शामिल होता है। नीतिगत रियायतें और पारदर्शिता, गठबंधन सरकारों में प्रतिस्पर्धी विचार और नीतिगत समझौते शामिल होते हैं जो अक्सर सार्वजनिक सौदेबाजी के कारण पारदर्शी तरीके से होते हैं। उनके पास नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था है जो उन्हें प्रभावी ढंग से कार्य करने में मदद करती है। गठबंधन के भीतर बातचीत से आमूलचूल परिवर्तन तो कम होता है, लेकिन नीतिगत स्थिरता अधिक होती है और जिससे दीर्घकालिक निवेश में सुविधा होती है। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत और प्रगति विभिन्न गठबंधन और अल्पमत सरकारों के अधीन हुई है। अब है हमारा गठबंधन सरकार से जुड़ी चुनौतियाँ। नीति वार्ता और अस्थिरता, गठबंधन सरकारों को बातचीत और समझौता करने की चुनौती का सामना करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप कई बिंदु हो सकते हैं और निर्णय लेने में देरी हो सकती है। अधिक पारदर्शी होने के बावजूद गठबंधन सरकारों का विविध दृष्टिकोण के कारण नीति निर्माण में अशांति का अनुभव हो सकता है। अब है केंद्र राज्य संबंध, गठबंधन सरकारों नीति निर्माण में राज्य सरकारों की भूमिका को बढ़ाती है जो अधिक सूचित प्रक्रिया का प्रतिबिंबित करती है। केंद्र और राज्यों के बीच करों के विभाजन को लेकर समस्याएं, विशेषकर जीएसटी और विशेष उपकरों के लागू होने के बाद। अब है हमारा कि आर्थिक दृष्टि और निर्णय निर्माण, गठबंधन सहयोगी आमतौर पर आर्थिक सुधारों का समर्थन करते हैं, लेकिन निर्णय लेने की गति और शैली में उत्पन्न हो सकते हैं संघवाद और केंद्रीयकरण। निर्णय लेने के बढ़ते केंद्रीयकरण और सामाजिक कल्याण लाभों पर केंद्र सरकार के नियंत्रण के कारण सहकारी संघवादों के वादों को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक दलीय सरकार और गठबंधन सरकार में तुलना, एक दल की सरकारें कई दलों के बीच लंबी बातचीत और आम सहमति बनाने की आवश्यकता के बिना तेजी से निर्णय ले सकती हैं, जैसे माल और सेवा कर, जीएसटी। एक दलीय सरकारें विपक्षी दलों, क्षेत्रीय हितों और नागरिक समाज सहित विभिन्न हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श प्रक्रियाओं को दरकिनार कर सकती है, जिससे नीतियों के लिए व्यापक समर्थन की कमी हो सकती है, जैसे 2020 में पेश किए गए कृषि कानून या विमुद्रीकरण। एक दलीय सरकारों सत्ता में केंद्रीकरण और संस्थागत तंत्र को कमजोर कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है G7 और भारत।
हाल में ही 50वां G7 नेताओं का शिखर सम्मेलन अपुलिया, इटली में संपन्न हुआ, जिसमें भारत ने एक आउटरीच देश के रूप में भाग लिया। यह प्रधानमंत्री के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री की पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा है। 50वें G7 शिखर सम्मेलन से संबंधित मुख्य बिंदु। पहला है कि वैश्विक दक्षिण। G7 शिखर सम्मेलन का मुख्य एजेंडा, जो पूर्व और पश्चिम के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है, वैश्विक दक्षिण पर शिखर सम्मेलन के फोकस के साथ संरेखित करना है। दूसरा है रूस यूक्रेन संघर्ष। मुख्य चर्चा वैश्विक संघर्ष, विशेष रूप से रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष पर केंद्रित थी। रूस के खिलाफ यूक्रेन की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अमेरिका और यूक्रेन ने 10 साल के सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यूक्रेन को वित्तीय सहायता। G7 नेताओं ने यूक्रेन के लिए $50 बिलियन के ऋण पैकेज पर सहमति व्यक्त की, जिसमें रूस की जमी हुई केंद्रीय बैंक परिसंपत्तियों पर ब्याज को संपार्श्विक के रूप में उपयोग किया जाएगा। इजराइल गाजा संघर्ष। G7 शिखर सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति के नेतृत्व में इजराइल गाजा संघर्ष को संबोधित किया गया। इसमें तत्काल युद्ध विराम, मानवीय सहायता में वृद्धि तथा इजराइल और गाजा दोनों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित हेतु एक व्यापक शांति समझौता शामिल होगा। अब आर्थिक सुरक्षा। G7 व्यापक सुरक्षा गठबंधन निर्माण और चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करके भारत प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक और रणनीतिक हितों को सुरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध है। फिर अपुलिया खाद्य प्रणाली। G7 अपुलिया खाद्य प्रणाली पहल का शुभारंभ किया गया। यह पहल खाद्य सुरक्षा और पोषण में संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के प्रयासों को तेज करेगा। वैश्विक अवसंरचना निवेश हेतु साझेदारी PGII 2027 तक PGII के माध्यम से $600 बिलियन तक जुटाना। अब है जलवायु परिवर्तन। G7 को अपनाने 2030 तक उत्सर्जन कटौती लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहायता की आवश्यकता है, जिसमें 40 से 42% लक्ष्यों की तुलना में 19 से 33% तक की कटौती का अनुमान है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता। उन्नत AI प्रणालियां विकसित करने वाले संगठनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय आचार संहिता के क्रियान्वयन का समर्थन करने के लिए एक ब्रांड विकसित करने की घोषणा की गई है। G7 क्या है? G7 की उत्पत्ति 1973 के तेल संकट के बाद फ्रांस, पश्चिमी अमेरिका, पश्चिमी जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन, जापान के वित्त मंत्रियों की एक अनौपचारिक बैठक में हुई। प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया। सदस्य इटली, फ्रांस, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, जापान, कनाडा, USA, और इसका कोई स्थानीय प्रशासनिक ढांचा नहीं है। नेक्स्ट है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय। हाल में ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के राजगीर के निकट नालंदा विश्वविद्यालय के एक नए परिसर का उद्घाटन किया। आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित राजगीर में आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय NU नालंदा के प्राचीन खंडहरों के करीब स्थल के करीब स्थित है। कैंपस नए परिसर में 2 शैक्षणिक भवन हैं, जिसमें 40 कक्षाएं हैं, जिसमें लगभग 1900 छात्र पढ़ते हैं। इसमें 2 सभागार भी हैं, जिसमें से प्रत्येक में 300 लोग बैठ सकते हैं, और छात्रावास हैं जिसमें 550 छात्र रह सकते हैं। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, 2000 छात्रों के लिए एक एम्फी थिएटर, एक संकाय क्लब, एक खेल परिसर और कई अन्य सुविधाएं भी हैं। नेट जीरो हरित परिसर। यह परिसर एक नेट जीरो ग्रीन परिसर है। यह सौर ऊर्जा, घरेलू और पेयजल उपचार संयंत्रों, अपशिष्ट जल के पुनः उपयोग के लिए एक जल पुनर्चक्रण संयंत्र, 100 एकड़ जल निकायों और कई अन्य पर्यावरण अनुकूलन सुविधाओं के साथ आत्मनिर्भर है। अधिनियम और विकास। इसकी स्थापना भारत की संसद ने एक अधिनियम द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम NU की स्थापना के लिए द्वितीय पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन फिलीपींस 2007 और चतुर्थ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन थाईलैंड 2009 में लिए गए निर्णय को लागू करने के आधार प्रदान करता है। नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2023 में संसद द्वारा पारित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। भारत के साथ साथ ही विश्व के 17 देश इसमें भाग ले रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया, चीन, भूटान, मॉरिशस, म्यांमार, दक्षिण कोरिया आदि। उद्देश्य। विश्वविद्यालय का उद्देश्य बौद्धिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक और आध्यात्मिक अध्ययनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के रूप में ऐतिहासिक नालंदा के प्राचीन गौरव को पुनर्जीवित करना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त शकादित्य ने 5वीं शताब्दी के प्रारंभ में 427 ईस्वी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था, जो 12वीं शताब्दी ईस्वी के अंत तक 800 से अधिक वर्षों तक फला फूला। नालंदा ने चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे दूर दराज के स्थानों से विद्वानों को अपने परिसर में आकर्षित किया था। वहाँ चिकित्सा, प्राचीन भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद, धर्म, बौद्ध धर्म, गणित, व्याकरण, खगोल विज्ञान, भारतीय दर्शन जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। इसे 1193 में तुर्की शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के सेनापति बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया। 1812 में स्कॉटिश सर्वेक्षण फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन द्वारा विश्वविद्यालय की पुनः खोज की गई और 1861 में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा इसे प्राचीन विश्वविद्यालय के रूप में पहचाना गया। अब नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के 65% आरक्षण नियम को खारिज किया।
हाल में ही पटना उच्च न्यायालय ने सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को 50 से 65% करने के संबंधी बिहार सरकार की अधिसूचना को रद्द कर दिया। मुख्य बिंदु एवं उच्च न्यायालय का मुख्य फैसला। मुख्य न्यायाधीश विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति हरीश कुमार की खंडपीठ ने 20 जून को बिहार पदों और सेवाओं में रिक्तियों का आरक्षण अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा जाति के लिए संशोधन अधिनियम 2023 और बिहार शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश आरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 को संविधान के विरुद्ध और संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के खंड का उल्लंघन मानते हुए रद्द कर दिया। उच्च न्यायालय ने तर्क दिया कि राज्य द्वारा जिस जाति सर्वेक्षण रिपोर्ट पर भरोसा किया गया था उससे पता चला था कि पिछड़े समुदायों को आरक्षण और योग्यता के आधार पर सार्वजनिक रोजगार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था। कुल 20,49,370 सरकारी कर्मचारियों में पिछड़े वर्गों के 14,04,374 लोग नियुक्त थे। यह कुल कर्मचारियों का 68.52% है। आरक्षण 50% से बढ़ाने के लिए कई मुद्दों को ध्यान में रखने की जरूरत है, लेकिन बिहार सरकार ने कोई गहन अध्ययन या विश्लेषण नहीं कराया। 50% की सीमा से अधिक आरक्षण बढ़ाने संविधान के समानता के सिद्धांतों के विपरीत है। राज्य सरकार का तर्क। जाति सर्वेक्षण में यह बात सामने आई है कि एससी और एसटी सहित पिछड़े वर्गों और अधिक आरक्षण पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए कदम उठाना सरकार का दायित्व है। अब है पृष्ठभूमि। जून 2022 में जातीय सर्वे कराने की अधिसूचना की घोषणा की गई। 7 से 21 जनवरी 2023 के बीच जाति आधारित सर्वे का पहला चरण संपन्न हुआ। सर्वे का दूसरा चरण 16 अगस्त 2023 को समाप्त हुआ। 2 अक्टूबर 2023 को सर्वे की पहली रिपोर्ट जारी की गई। 9 नवंबर 2023 को बिहार आरक्षण संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित हुआ। 21 नवंबर 2023 से इसे लागू किया गया। 20 जून 2024 को पटना हाईकोर्ट ने नई आरक्षण व्यवस्था को रद्द किया। 50% सीलिंग की आलोचना। मनमानी सीलिंग। आलोचकों का तर्क है कि 50% आरक्षण की सीमा मनमानी है। विधायिका द्वारा इस सीमा को पार करने के प्रयासों के बावजूद न्यायालय ने लगातार 50% की सीमा को बनाए रखा है। सामाजिक न्याय। समाज के सबसे निचले पायदान पर दशकों से खड़े तबके को बराबरी का हक दिलाने के संबंध में सरकार सकारात्मक निर्णय ले सकती है। मजबूत लोकतंत्र। गरीब एवं दलित वर्ग जो समाज के मुख्य धारा से कटे हुए हैं तथा वे स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और आवास आदि में पीछे हैं, इन्हें समान अवसर देना सरकार की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष। हाल में ही राष्ट्रपति ने 7 बार के सांसद भर्तहरि महताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया है। अब प्रोटेम स्पीकर क्या है? संविधान के अनुच्छेद 94 में प्रावधान है कि लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा के विघटन के बाद उसकी पहली बैठक से ठीक पहले तक अपना पद रिक्त नहीं करेगा। संविधान के अनुच्छेद 94(1) में संविधान प्रावधान है कि जब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त है तो राष्ट्रपति लोकसभा के किसी सदस्य को अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियुक्त करेगा। यह स्थिति तब होगी जब नई लोकसभा की पहली बैठक शुरू होगी। राष्ट्रपति इस तहत पूर्णकालिक अध्यक्ष के निर्वाचित होने तक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करते हैं। प्रोटेम शब्द का अर्थ है अस्थायी। प्रोटेम शब्द संविधान या लोकसभा के नियमों में नहीं मिलता है, बल्कि यह पारंपरिक शब्द है जिसका उल्लेख संसदीय कार्य मंत्रालय की कार्यप्रणाली संबंधी पुस्तिका में मिलता है। परंपरा के अनुसार लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से किसी एक को सरकार द्वारा चुना जाता है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। अस्थायी अध्यक्ष अन्य सांसदों को पद की शपथ दिलाता है, जो पूर्णकालिक अध्यक्ष के चुनाव की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। संविधान के अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के चुनाव संबंधी प्रावधान है। अध्यक्ष का चुनाव राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित तिथि पर होता है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए हैं। उपसभापति का चुनाव अध्यक्ष द्वारा निर्धारित तिथि से होता है। अध्यक्ष की भूमिका। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा का संचालन करता है। और अध्यक्ष विधेयक को जो धन विधेयक के रूप में प्रमाणित करता है, जिस पर राज्यसभा की भूमिका सीमित है। दल बदन के कारण 10वीं अनुसूची के अंतर्गत सांसदों की अयोग्यता पर निर्णय लोकसभा अध्यक्ष द्वारा लिया जाता है। लोकसभा के नियमों के अनुसार अध्यक्ष को प्रस्तुत विधेयकों को अस्थायी समितियों को भेजने तथा गंभीर अव्यवस्था के कारण सदस्यों को अधिकतम 5 दिनों के लिए निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। चिंताएं। समितियों को विधेयक भेजने की दर 2019 से 14 के दौरान 71% से घटकर 19 से 24 के दौरान 16% हो गई है। 2023 के शीतकालीन सत्र के दौरान विपक्षी सांसदों को बड़े पैमाने पर निलंबित किया गया था, किंतु गठबंधन सरकार की वापसी के साथ यह उम्मीद की जा रही है कि अध्यक्ष महत्वपूर्ण विधेयकों को जांच के लिए अस्थायी समिति को भेजेंगे। परंपराएं। विपक्ष को उपाध्यक्ष पद देने की परंपरा 1991 से शुरू हुई। इसके बाद 16वीं लोकसभा तक यह क्रम चलता रहा। 17वीं लोकसभा में कोई उपाध्यक्ष नहीं चुना गया था। अब है नेक्स्ट हमारा ग्रेट निकोबार परियोजना। ग्रेट निकोबार परियोजना नीति आयोग ने
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार द्वीप समूह का समग्र विकास नामक 72,000 करोड़ रुपये की योजना का अनावरण किया। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई जहाज, एक विद्युत संयंत्र और एक टाउनशिप का निर्माण शामिल है। इस परियोजना का क्रियान्वयन अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह एकीकृत निगम ANIIDCO नामक एक सरकारी उपक्रम द्वारा किया जाएगा। परियोजना का महत्व: प्रस्तावित बंदरगाह ग्रेट निकोबार को कार्गो ट्रांसशिपमेंट में एक प्रमुख घटक बनकर क्षेत्रीय और वैश्विक समुद्री अर्थव्यवस्था में भाग लेने का अवसर प्रदान करेगी। प्रस्तावित हवाई अड्डा समुद्री सेवाओं के विकास में सहायता करेगा तथा ग्रेट निकोबार द्वीप को उत्कृष्ट प्राकृतिक वातावरण का अनुभव करने तथा सतत पर्यटन गतिविधि में भाग लेने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने में सक्षम बनाएगा। आलोचना: इस विशाल परियोजना की पारिस्थितिकी लागत और जनजातीय अधिकारों के संभावित उल्लंघन के कारण भारी आलोचना की गई है। स्वदेशी जनजातियों पर प्रभाव: प्रस्तावित बुनियादी ढांचे के उन्नयन से सैम्पन जनजाति और उनकी जीवन शैली पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। पारिस्थितिकीय प्रभाव: इस परियोजना से लगभग 10 लाख पेड़ों के कटने से द्वीप की पारिस्थितिकी पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। बंदरगाह विकास के कारण प्रवाल भित्तियों के विनाश से स्थानीय समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र पर असर पड़ने की आशंका है। भूकंपीय वेदता: प्रस्तावित बंदरगाह एक भूकंपीय रूप से अस्थिर क्षेत्र में स्थित है जिसने 2004 की सुनामी के लगभग 15 फीट की अस्थायी गिरावट का अनुभव किया था। जलीय जीवों के समक्ष संकट: ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल गैलेथिया बे में विकसित किए जाने की उम्मीद है जो विशाल कछुए के लिए दुनिया के सबसे बड़े शिकार स्थलों में से एक है। यह प्रजाति निकोबार मेगापोड दोनों वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध है। अब है हमारा ग्रेट निकोबार। यह भारत का सबसे दक्षिणी छोर अंडमान एवं निकोबार द्वीप का समूह का हिस्सा है। पर्यावरण: पहाड़ी हरे भरे वर्षावनों से आच्छादित लगभग 3500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा क्षेत्र है। जैव विविधता: यहाँ अनेक लुप्तप्राय और स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती है जिसमें विशाल चमड़े वाला कछुआ, निकोबार मेगापोड, ग्रेट निकोबार क्रेक, मकाक आदि हैं। स्वदेशी समुदाय: सैम्पन जनजाति लगभग 250 जनसंख्या। ये मुख्य रूप से शिकारी संग्राहक हैं जिन्हें PBTG के रूप में वर्गीकृत किया गया। निकोबार समूह: 2 समूह ग्रेट निकोबार और लिटिल निकोबारी खेती और मछली पकड़ने का काम करते हैं। अब है हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो देखते हैं, हाल में ही वैश्विक परामर्श फॉर्म क्रोल द्वारा जारी सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली को $270.9 मिलियन की ब्रांड वैल्यू के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के 3 शीर्ष सेलिब्रिटी ब्रांड में विराट कोहली $227.9 मिलियन, रणवीर सिंह $203.1 मिलियन, शाहरुख खान $120.7 मिलियन के साथ फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड रैंकिंग पे हैं ये तीनों। और 21 जून 2024 को 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयुष मंत्रालय तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एक संयुक्त पहल योगा फॉर स्पेस का आयोजन किया गया। हाल में ही गुजरात के भुज स्थित स्मृति वन भूकंप मेमोरियल संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष घोषित होने वाले आर्किटेक्ट तथा डिजाइन क्षेत्र के प्रतिष्ठित प्रिक्स वर्सेल्स अवार्ड के साथ अब विश्व के 7 सबसे सुंदर संग्रहालयों की सूची में स्थान मिला है। स्मृति वन भूकंप स्मारक का निर्माण 26 जनवरी 2001 को गुजरात के कच्छ में आए विनाशकारी भूकंप में जान गंवाने वाले नागरिकों के सम्मान में किया गया है। इस स्मारक का लोकार्पण अगस्त 2022 को श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी किया गया। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक नागरिक केंद्रित सेवाओं, बैंकिंग सेवाओं, सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए एक सरल विधायी ढांचा तैयार करना। इस अधिनियम में भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 का स्थान लिया है। यूनिसेफ के साथ साझेदारी में स्वतंत्र US शोध संगठन हेल्थ इफेक्ट इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वायु प्रदूषण के कारण 2021 में 81 लाख लोगों की मौत हुई है। भारत में वर्ष 2021 में वायु प्रदूषण के कारण 21 लाख लोगों की मौत हुई। हाल में ही कैबिनेट द्वारा देश के जलमार्ग के माध्यम से कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए महाराष्ट्र के वधावन में ऑल वेदर ग्रीनफील्ड पोर्ट के निर्माण को स्वीकृति दी गई है। 76,220 करोड़ रुपये की कुल लागत से बनने जा रहा यह बंदरगाह दुनिया के शीर्ष 10 बंदरगाहों में शामिल होगा। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के राजगीर में प्राचीन विश्वविद्यालय के खंडर के करीब नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया। विदेश मंत्री S जयशंकर समेत 17 देशों के राजदूतों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस विश्वविद्यालय की स्थापना नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के माध्यम से की गई थी। हाल में ही चर्चा में रहा बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है। इस अभ्यारण्य में लगी भीषण जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर तैनात किया गया है। जून 2024 में लद्दाख के हेमिस मठ में प्रसिद्ध हेमिस फेस्टिवल का आयोजित किया गया।
हेमिस महोत्सव तिब्बती कैलेंडर में 5वें महीने के 10वें दिन मनाया जाता है, जो आमतौर पर जून या जुलाई में पड़ता है। यह 2 दिवसीय उत्सव तिब्बती बौद्ध धर्म के संस्थापक गुरु पद्मसंभव के जन्म दिवस का उत्सव मनाया जाता है। हाल में ही भारत की प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने चेक गणराज्य में आयोजित ग्रैंड प्रिक्स 2024 मुक्केबाजी टूर्नामेंट में महिला के 75 किलो वर्ग में रजत पदक हासिल किया है। हाल में ही महाराष्ट्र के एक किसान और एग्रो रेंजर के संस्थापक सिद्धेश सिकोरे को मरुस्थलीय रोकथाम के लिए UNCCD द्वारा भूमि नायक नामित किया गया है। 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा दिवस के द्वारा UNCCD द्वारा जर्मनी के वॉन में आयोजित एक कार्यक्रम में 10 लैंड हीरो के नामों की घोषणा की गई है। हाल में ही उत्तर प्रदेश के शामली जिले के गुर को GI टैग दिया गया है। 15 से 21 जून के मध्य आयोजित 18वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल में ही भारतीय सेना को भारत का पहला स्वदेशी रूप से निर्मित आत्मघाती ड्रोन नागास्त्र 1 की पहली खेप प्राप्त हुई है। नागास्त्र 1 को सोलर इंडस्ट्री की सहायक कंपनी इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव लिमिटेड EEL और जेस मॉडर्न ऑटोनोमस सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। आत्मघाती ड्रोन को सेना द्वारा लाइटिंग म्यूनिशन भी कहा जाता है। 9 kg वजन नागास्त्र 30 मिनट तक उड़ान भर सकता है। यह 15 किलोमीटर की दूरी तक 1 किलोग्राम हथियार ले जाने में सक्षम है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने हाल में ही लेखिका अरुंधति राय पर वर्ष 2010 में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 2010 के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति प्रदान की है। हाल में ही 13 और 14 जून 2024 को नई दिल्ली में भारत IORA हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन किया गया। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन का आयोजन भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन सचिवालय और फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के सहयोग से किया गया था। हाल में ही भारतीय घुड़सवार श्रुति वोरा घुड़सवारी में 3 स्टार ग्रांड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय घुड़सवार बन गई है। हाल में ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजा भोज एयरपोर्ट भोपाल से PM श्री पर्यटन वायु सेवा का उद्घाटन किया गया है। यह सेवा 8 प्रमुख शहर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, ग्वालियर, सिंगरौली और खजुराहो को हवाई मार्गों के नेटवर्क के माध्यम से जोड़ती है। हाल में ही केंद्र सरकार द्वारा उत्तराखंड के जोशीमठ नगर को कोस्या कुटौली तहसील का नाम बदलकर क्रमशः ज्योतिर्मठ और कैंची धाम रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जून 2024 में अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला के वैज्ञानिक ने मंगल ग्रह पर 3 नए क्रेटर खोजे हैं। ये क्रेटर मंगल ग्रह के थारिस ज्वालामुखी क्षेत्र में स्थित है। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला की सिफारिश पर अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा क्रेटर का नाम भारत के विज्ञान समुदाय और भारतीय स्थानों के नाम पर रखने को मंजूरी दी गई है। सबसे बड़े क्रेटर का नाम प्रोफेसर देवेंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है। 2 अन्य क्रेटरों का नाम मुरसान क्रेटर और हिल्सा क्रेटर क्रमशः उत्तर प्रदेश के मुरसान शहर तथा बिहार के हिल्सा शहर के नाम पर रखा गया है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार जून 2023 से मई 2024 की अवधि में देश भर में 116,000 यानी 1,16,000 किसानों ने स्वेच्छा से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अपना लाभ छोड़ दिया है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान इसे फरवरी 2019 में लॉन्च किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र प्रति वर्ष 6,000 रुपये की राशि 3 समान किस्तों में सभी भूमिधारक किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित करता है। विश्व शिल्प परिषद द्वारा हाल में ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा दिया गया। इससे पूर्व जयपुर, मल्लपुरम तथा मैसूर को विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दी गई है। जून 2024 में लद्दाख में उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई के रूप में घोषित किया गया। क्या है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2022 से 27 के मध्य लागू किया जाएगा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य सभी पृष्ठभूमियों से 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के उन वयस्कों को साक्षर तथा सशक्त बनाना जिन्होंने उचित शिक्षा प्राप्त नहीं की है। हाल में ही केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे नई दिल्ली के टर्मिनल 3 पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन स्टेट ट्रैवलर प्रोग्राम का उद्घाटन किया। फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टू स्टेट ट्रैवलर प्रोग्राम FTITTP भारत सरकार की एक पहल है, जिसे भारतीय नागरिक और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया OCI कार्यधारकों को तेज, आसान और अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यूनेस्को द्वारा केरल के कोझिकोड शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य शहर घोषित किया गया। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान प्राप्त हुआ था। 500 से ज़्यादा पुस्तकालयों वाला कोझिकोड शहर प्रसिद्ध मलयालम लेखक S.T. वासुदेवन नायर सहित अन्य साहित्यिक व्यक्तियों की साहित्यिक गतिविधियों का आधार रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल्द ही महाराजगंज में एशियन किंग गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित करेगी। एशियन किंग वल्चर वर्ष 2007 से क्रिटिकल एंडेंजर्ड सूची में शामिल है। 24 जून 2024 को केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 लॉन्च किया गया है। इस अभियान का उद्देश्य डायरिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु को रोकना है। राजस्थान के कोटा से सांसद श्री ओम बिरला को पुनः 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। 1952, 1967, 1976 के बाद हुए वोटिंग के बाद लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए यह चौथा मुकाबला था। विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक द्वारा के सुरेश को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया गया। हालांकि विपक्ष द्वारा मत विभाजन के लिए दबाव नहीं डाला गया। ओम बिरला 2 बार पूर्णकालिक कार्यकाल के लिए चुने जाने वाले दूसरे लोकसभा अध्यक्ष हैं। प्रथम डॉक्टर बलराम जाखड़ थे। श्री बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले छठे अध्यक्ष हैं। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवनकर थे। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास संगठन अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 के अनुसार वर्ष 2023 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI 43% घटकर $28 बिलियन हो गया है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में भारत वर्ष 2022 में 8वें स्थान से फिसलकर 2023 के 15वें स्थान पर आ गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जून 2024 में वर्ष 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया गया है। केंद्र सरकार हर फसल सीजन से पूर्व कृषि लागत और मूल्य आयोग CACP की सिफारिश पर 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करती है। केंद्रीय कृषि तथा किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हाल में ही ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अंतरिक्ष मैत्री मिशन के अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL के साथ $18 मिलियन के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के अनुसार NSIL 2026 में ऑस्ट्रेलिया की स्पेस मशीन्स कंपनी का दूसरा ऑप्टिमस अंतरिक्ष यान इसरो के लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV से प्रक्षेपित किया जाएगा। हाल में ही भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के माध्यम से परीक्षाओं का पारदर्शी, सुचारू और निष्पक्ष संचालन के लिए इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर K राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। यह परीक्षा समिति परीक्षा प्रक्रिया के तंत्र में सुधार, डेटा सुरक्षा प्रोटोकॉल में सुधार, NTA की संरचना और कार्य प्रणाली पर 2 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपेगी। सरकार द्वारा यह कदम नीट परीक्षा 2024 में पेपर लीक विवाद और नेट UGC परीक्षा के स्थगित होने के मद्देनजर उठाया गया है। हाल में ही भारत सरकार द्वारा नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर विवाद के कारण नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह को बर्खास्त कर दिया गया। सरकार द्वारा भारत व्यापार संवर्धन संगठन के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक प्रदीप सिंह खरोला को NTA का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA की स्थापना 2017 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। हाल में ही बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना की 2 दिवसीय भारत यात्रा के दौरान कनेक्टिविटी, ऊर्जा और बुनियादी ढांचे और अन्य क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए 10 नए समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल के लिए शपथ लेने के बाद भारत की यात्रा करने वाली यह पहली विदेशी नेता हैं। हाल में ही भारत सरकार के स्वामित्व वाली कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा झारखंड के जामताड़ा जिले में कास्ता कोयला ब्लॉक में भूमिगत कोयला गैसीकरण के लिए भारत की पहली पायलट परियोजना की शुरुआत की गई है। जून 2024 में केरल विधानसभा द्वारा सर्वसम्मति से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव पारित किया गया है। केरलम मलयालम भाषा में केरल का नाम केरलम है। अगस्त 2023 में भी केरल विधानसभा द्वारा इस तरह का एक प्रस्ताव पारित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने, उसकी सीमा में परिवर्तन तथा किसी राज्य का निर्माण या विलय की शक्ति संसद के पास है। हाल में ही जयपुर सैन्य स्टेशन प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाली देश का दूसरा सैन्य स्टेशन बन गया है। वर्ष 2019 में नारंगी सैन्य स्टेशन गुवाहाटी असम प्लास्टिक कचरे के निर्माण से सड़क निर्माण करने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन बना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के महानिदेशक तपन कुमार डेका को 1 वर्ष के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी दी गई। विक्रम मिस्त्री श्री विनय क्वात्रा का स्थान लेंगे। विक्रम मिस्त्री भारत के 35वें विदेश सचिव होंगे। हाल में ही लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को भारत के अगले थल सेना उप प्रमुख के रूप में नियुक्ति को मंजूरी मिल गई है। थल सेना अध्यक्ष श्री उपेंद्र द्विवेदी हाल में ही रियासी जिले में चिनाब नदी पर निर्मित विश्व में सबसे ऊंचे रेलवे आर्च पुल पर प्रथम ट्रायल रन सफल रहा।
रामबन जिले के संगलदान से रियासी स्टेशन तक 46 किलोमीटर के इस सफ़र में कुल 1.5 घंटे लगेंगे। रियासी में निर्मित यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल 1.3 किलोमीटर लंबा चिनाब नदी के तल से 359 मीटर ऊंचा है। वैज्ञानिक सूचना प्रसारण एल्सेवियर द्वारा जारी शोध और नवाचार में लैंगिक समानता की दिशा में प्रगति 2024 की समीक्षा शीर्षक वाली रिपोर्ट के अनुसार भारत महिला शोधकर्ताओं की संख्या में तीसरे स्थान पर आ गया है। जून 2024 में वैशाली सेरेवी को भारत की पुरुष तथा महिला रग्बी टीमों का मुख्य कोच बनाया गया है। भारत सरकार द्वारा हाल में ही देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय फोरेंसिक अवसंरचना विकास योजना NFIES को मंजूरी दी गई है। यह योजना केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लागू की जाएगी। केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए वर्ष 2024-25 से 2028-29 के लिए 2254.43 करोड़ का आवंटन किया है। NFIES का फुल फॉर्म है द नेशनल फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्हेंसमेंट स्कीम। जून 2024 में असम के गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अम्बुबाची मेला प्रारंभ हुआ। यह उत्सव देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उत्सव का प्रतीक है। अब हमारा नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो आइए देखते हैं। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पत्रिका में ग्लोबल असेसमेंट ऑफ NTO एमिशन रिपोर्ट प्रकाशित हुई। वर्ष 2020 में मानव जनित NTO उत्सर्जन की मात्रा के हिसाब से शीर्ष 5 उत्सर्जक देश चीन 16.7%, भारत 10.9%, USA 5.7%, ब्राज़ील 5.3% और रूस 4.6% थे। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत नाइट्रस ऑक्साइड N2O उत्सर्जन का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है। जून 2024 में स्वीडिश थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI द्वारा हाल में ही दुनिया भर के परमाणु हथियारों की स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी किया गया, जिस रिपोर्ट की जो प्रमुख बातें हैं, वर्तमान में 9 परमाणु संपन्न देश हैं, जिसमें USA, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों की कुल वैश्विक भंडार लगभग 12,121 था, जिसमें से लगभग 9,585 सैन्य भंडार में थे। रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के पास संयुक्त रूप से कुल परमाणु हथियारों का लगभग 90% हिस्सा है। जनवरी 2024 में भारत के संग्रहित परमाणु हथियारों की संख्या 172 थी, जबकि पाकिस्तान के पास जनवरी 2024 तक परमाणु हथियारों की संख्या 170 थी। इस सूची में भारत पाकिस्तान को पीछे छोड़ते हुए विश्व के परमाणु हथियार संपन्न देशों में 6ठे स्थान पर आ गया है। हाल में ही कैमरून के पूर्व प्रधानमंत्री फिलेमान यंग को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है। फिलेमान यंग त्रिनिदाद एवं टोबैको के डेनिस फ्रांसिस 78वें सत्र के अध्यक्ष का स्थान लेंगे। हाल में ही थाईलैंड की संसद द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी देने के बाद थाईलैंड समलैंगिक विवाह को मंजूरी देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला तथा एशिया का तीसरा देश बन गया है। इससे पूर्व ताइवान और नेपाल द्वारा समलैंगिक विवाह को अनुमति दी गई है। हाल में ही पीटर पेलेग्रिनी ने स्लोवाकिया के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। पीटर पेलेग्रिनी देश की पहली महिला राष्ट्रपति जूजाना कैपुटोवा का स्थान लेंगे। हाल में ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा इजरायल को स्कूली बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में जोड़ा गया है। जून 2024 में विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट फॉस्टरिंग इफेक्टिव एनर्जी ट्रांजिशन में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में शीर्ष रैंकिंग में स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। इस सूचकांक में 120 देशों को शामिल किया गया है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत को 120 देशों में 63वां स्थान प्राप्त हुआ था और पिछले वर्ष भारत 67वें स्थान पर था। 13 से 15 जून 2024 को इटली के अपोलिया फसानो शहर के बोर्गो एग्नाजिया में 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया। 50वें G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी द्वारा की गई। इस सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। जून 2024 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने इबेरियन लिंक्स की संरक्षण स्थिति को लुप्त प्राय से बदलकर असुरक्षित कर दिया। यह प्रजाति मूल रूप से स्पेन तथा पुर्तगाल की निवासी है। IUCN की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को हुई है, जिसका मुख्यालय ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में है। हाल में ही संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा केन्या को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। यह विदेश विभाग के अनुसार MNNA का दर्जा अमेरिकी के साथ घनिष्ठ संबंधों का शक्तिशाली प्रतीक है, जो रक्षा, व्यापार और सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों को लाभ प्रदान करता है। जून 2024 में दक्षिणी अमेरिकी देश पैराग्वे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश बन गया, जबकि 99 वाला स्पेन था। पेरिस में 2015 में COP21 के दौरान सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए भारत तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से गठन किया गया था। स्थापना 2015, मुख्यालय गुरुग्राम। 21 से 26 जून 2024 में मिस्र में भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना के मध्य
चौथा संयुक्त अभ्यास हॉपेक्स का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू जेट C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकर द्वारा इस अभ्यास में भाग लिया गया था। 22 जून 2024 को चीन तथा फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मांड में गामा रे बर्स्ट का अध्ययन करने के लिए स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर SVOM स्पेसक्राफ्ट को चीन के सिचुआन प्रांत के सीचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया था। गामा रे बर्स्ट GRB ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली विस्फोटक घटनाएं हैं जिनका पता अरबों प्रकाश वर्षों में लगाया जा सकता है। 24 जून को कूटनीति में महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर UN वुमेन द्वारा जारी ग्लोबल डेटा ऑन वुमेन लीडर 2024 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में 113 देशों में कोई भी महिला राष्ट्राध्यक्ष या शासन प्रमुख नहीं रही है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 26 देशों की राष्ट्राध्यक्ष महिलाएं हैं। वर्तमान में विश्व में केवल 23% मंत्री पद महिलाओं के पास है और 7 देशों के मंत्रिमंडल में शून्य महिला प्रतिनिधित्व है। जून 2024 में चीन का चांगई 6 अंतरिक्ष यान चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान बन गया है। इसके साथ ही चीन ने चंद्रमा के फारमाइट से चट्टान तथा मिट्टी के नमूने की वापस लाने वाला एकमात्र देश के साथ ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। हाल में ही मुस्लिम बहुल देश ताजिकिस्तान ने सार्वजनिक धार्मिकता पर अंकुश लगाने के लिए तथा राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा के लिए हिजाब पर प्रतिबंध लगाने के लिए नया कानून पारित किया है। नया कानून हिजाब तथा अन्य सभी प्रकार के विदेशी परिधानों पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अलावा ईद उल फितर और ईद उल अजहा पर बच्चों के जश्न मनाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। जून 2024 में पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा को यूरोपीय संघ की यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। स्काईट्रैक्स द्वारा आयोजित वर्ल्ड एयरलाइंस अवार्ड 2024 में कतर एयरवेज को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एयरलाइन घोषित किया गया है। पूर्व मुख्य सचिव और भारत और ब्रिटेन में नेपाल के राजदूत लोक दर्शन रेंगमी को भारत में नेपाल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। जून 2024 में कनाडा द्वारा ईरान के सशस्त्र बल की शाखा इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC को आतंकी इकाई घोषित किया गया है। कनाडा द्वारा इस घोषणा के बाद IRGC के सदस्यों के कनाडा में प्रवेश पर प्रतिबंध लग गया है। वर्ष 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका IRGC को आतंकी संगठन घोषणा कर चुका है। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच IPBES को वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार जीता गया। ब्लू प्लैनेट की शुरुआत इस पुरस्कार की शुरुआत 1992 में रियो अर्थ समिट के दौरान की गई। IPBES की स्थापना 2012 में की गई। मुख्यालय वॉन जर्मनी में है। जून 2024 में यूक्रेन मानव रहित प्रणाली बल सशस्त्र बलों की एक नई शाखा बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अब नेक्स्ट में है हमारा बिहार राज्य विषय, तो आइए देखते हैं। 19 जून 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नवीन परिसर का उद्घाटन किया गया। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासक कुमार गुप्त द्वारा करवाया गया था। हाल में ही पटना उच्च न्यायालय द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए बिहार में सरकार द्वारा सरकारी नौकरी तथा उच्च शिक्षण संस्थानों के दाखिले में आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 65% का निर्णय रद्द कर दिया गया। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की सरकार द्वारा जातीय जनगणना के बाद यह फैसला लिया गया था। केंद्रीय टेक्सटाइल मंत्री गिरिराज सिंह बेगूसराय से सांसद द्वारा हाल में ही बेगूसराय में देश का 19वां निफ्ट खोले जाने की बात कही गई है। बिहार विधान परिषद के सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया। 18वीं लोकसभा चुनाव में श्री ठाकुर सीतामढ़ी के सांसद चुने गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता अवधेश नारायण सिंह को बिहार विधान परिषद का कार्यकारी सभापति नियुक्त किया गया है। जून 2024 में मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार द्वारा पटना के सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र स्थित ज्ञान भवन में 2 दिवसीय आम महोत्सव का आयोजन किया गया। हाल में ही बिहार कैबिनेट द्वारा पटना के बाद बिहार के 4 अन्य शहर मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा, भागलपुर में मेट्रो रेल के परिचालन के प्रस्ताव को सैद्धांतिक सहमति दी गई है। सरकार द्वारा इन 4 शहरों में मेट्रो परिचालन की संभाव्यता का पता लगाने का कार्य गुरुग्राम स्थित राइट्स रेलवे इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिकल सर्विस लिमिटेड को सौंपा है। जून 2024 में बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी को पुनर्गठित GST दर युक्तिकरण पैनल का संयोजक नियुक्त किया गया है। जून 2024 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के जज रहे जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल का पटना उच्च न्यायालय में स्थानांतरण कर दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत राष्ट्रपति द्वारा CJI के साथ परामर्श कर उच्च न्यायालय के जजों का तबादला किया जाता है। हाल में ही सरकार द्वारा मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना के लिए 17.55 करोड़ जारी किए गए हैं। हाल में ही बिहार के जमुई से भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह का ओलंपिक 2024 के शॉटगन ट्रैप वुमेन प्रतियोगिता में चयन हुआ है। प्रसिद्ध निशानेबाज श्रेयसी सिंह इससे पूर्व कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। अब नेक्स्ट है हमारा विविध समसामयिकी।
तो इसमें देखते हैं प्रमुख दिवस तथा थीम। पहला है कि 15 जून विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस, जिसका थीम है आपात स्थिति में वृद्ध व्यक्तियों पर स्पॉटलाइट ऑन ओल्डर पर्सन इन इमरजेंसी। 16 जून को है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस, जिसका विषय है वित्तीय समावेशन और लागत में कमी की दिशा में डिजिटल धन प्रेषण। फिर है 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, जिसका थीम है भूमि के लिए एकजुट, हमारी विरासत हमारा भविष्य, यूनाइटेड फॉर लैंड आवर लीगेसी आवर फ्यूचर। 18 जून को है ऑस्टिड प्राइड डे, इसका थीम है मुखौटा उतारना, टेकिंग द मास्क ऑफ। 18 जून नफरत भरे भाषणों का विरोध करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका थीम है घृणास्पद भाषण का मुकाबला करने के लिए युवाओं की शक्ति। फिर 18 जून को है सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे। 20 जून को है विश्व शरणार्थी दिवस, जिसका थीम है हर किसी का स्वागत है। 21 जून को है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसका थीम है स्वयं और समाज के लिए योग, योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। 19 जून को है विश्व सिकल सेल दिवस, जिसका विषय है प्रगति के माध्यम से आशा, विश्व स्तर पर सिकल सेल देखभाल को आगे बढ़ाना। 22 जून को है विश्व वर्षावन दिवस, जिसका विषय है हमारे वर्षावनों की रक्षा में विश्व को सशक्त बनाना। 23 जून को है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, जिसका थीम है चलो चलें और जश्न मनाएं, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 23 जून को है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। 23 जून को ही है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस, जिसका थीम है लैंगिक समानता की उपलब्धि में तेजी लाना। 24 जून को है कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जिसका विषय है बहुपक्षीय कूटनीति में महिला नेतृत्व। 27 जून को है अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम दिवस, जिसका थीम है संकटों के समय में सतत विकास की को गति देना और गरीबी को मिटाने के लिए सूक्ष्म लघु तथा मध्यम आकार के उद्यमों की शक्ति और लचीलेपन का लाभ उठाना। 29 जून को है विश्व सांख्यिकी दिवस। 25 जून को है अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस, जिसका थीम है नाविक नौवहन के भविष्य के मूल में। अब देखते हैं हम पुरस्कार। हाल में ही ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा भारतवर्षीय कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में एनेस्थीसिया के प्रोफेसर डेविड कृष्ण मेनन को न्यूरो क्रिटिकल केयर में सेवाओं के लिए कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। भारतीय बाल फिल्म निर्माता विनोद गनात्रा को फिल्मी जगत में असाधारण योगदान के लिए दक्षिण अफ्रीका के प्रतिष्ठित नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। विनोद गनात्रा इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। जून 2024 में वैश्विक पवन दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार के नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा आयोजित एक समारोह में गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा क्षमता करने के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्थापित ऊर्जा क्षमता के दृष्टिकोण से शीर्ष 3 राज्य गुजरात 11,823 मेगावाट के साथ पहले स्थान पर, तमिलनाडु 10,743 मेगावाट के साथ दूसरे स्थान पर, कर्नाटक 6,312 मेगावाट के साथ तीसरे स्थान पर। जून 2024 में बुकर पुरस्कार विजेता भारतीय लेखिका अरुंधति राय को पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पेन प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता हैरोल्ड प्रिंटर की स्मृति में इंग्लिश चैरिटी संस्था पेन द्वारा की गई थी। वर्ष 1997 में अरुंधति राय को उनकी कीर्ति द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार प्राप्त हुआ था। जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी मंच IPBES को वर्ष 2024 का ब्लू प्लैनेट पुरस्कार दिया गया है। अब खेल देखते हैं। जून 2024 में नामीबिया के हरफनमौला खिलाड़ी डेविड विज ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। हाल में ही भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी श्रीजा अकुला WTT कैंटेडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी बन गई है। श्रीजा अकुला का संबंध हैदराबाद से है। अब नियुक्ति देखते हैं। हाल में ही सुजलॉन के वाइस चेयरमैन गिरीश तांती को वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद की स्थापना 2005 में हुई है, जिसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। एक्सचेंज फॉर मीडिया के संस्थापक तथा BW बिजनेस वर्ल्ड के चेयरमैन डॉक्टर अनुराग बत्रा को इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट्स एंड साइंसेज IATAS का सदस्य चुना गया है। अब देखते हैं। IATAS 60 से ज़्यादा देशों के टेलीविज़न तथा मीडिया कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। हाल में ही नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री मार्क रूटे को नाटो का अगला महासचिव नियुक्त किया गया है। मार्क रूटे अक्टूबर 2024 को सेवानिवृत्त होने वाले वर्तमान नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग का स्थान लेंगे। अब नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था, जिसका मुख्यालय बेल्जियम ब्रुसेल्स में है। ब्रिटिश अभिनेता थियो जेम्स को जून 2024 में संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय UNHCR द्वारा वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। UNHCR का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी। स्थापना इसका हुआ है 14
14 दिसंबर 1950 को, जिसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1972 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी डॉक्टर प्रमोद कुमार मिश्रा को दोबारा प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। जून 2024 में लेफ्टिनेंट जनरल वाकर उज़-जमान को बांग्लादेश का नया सैन्य प्रमुख नियुक्त किया गया है। सिरिल रामाफोसा को पुनः दक्षिण अफ्रीका का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है। इससे पूर्व 2018 में रामाफोसा द्वारा पहली बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली गई थी। प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर कपिल देव को हाल में ही प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (PGTI) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट नियुक्ति समिति द्वारा भारत के विदेश सचिव के रूप में विक्रम मिस्त्री की नियुक्ति को मंजूरी दी गई है। हाल में ही मनोज जैन को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के चेयरमैन तथा प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। जून 2024 में गुजरात से राज्यसभा सांसद JP नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। पूर्व मुख्य सचिव और ब्रिटेन में नेपाल के राजदूत लोकदर्शन रेंगमी को भारत में नेपाल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये हमारा आज का सेशन खत्म होता है। तो देखने के लिए थैंक यू, और ऐसे ही हमारे चैनल पे बने रहिए।